नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आप सभी को ईमानदारी पूर्वक इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए यह जो नारा है किस संस्था के द्वारा दिया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो फेमस नारा है किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए जो नारा है आर्य समाज ने दिया था। तो आप याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति के बाद आपको पता होगा एक नया अधिनियम लाया जाता है जिसका नाम था 1818 का 58 का जो है भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 का। तो इस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद की रचना की जाती है जिसको हम भारत का वायसराय बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो भारत का जो पहला वायसराय था यह लॉर्ड कैनिंग ही बना था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो दोनों ही आपको याद रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आप याद रखिएगा, जो भारत के वायसराय का पद था यह 1858 के अधिनियम के तहत लाया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस जापानी संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 की बात हो रही है कि किसको दिया जाएगा। 10 यह घोषणा हो चुकी है। यह जो पुरस्कार है 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा जब पुण्यतिथि होगी किसकी? तो अल्फ्रेड नोबेल की। तो 2024 के लिए जो नोबेल पीस प्राइज है यह किसको दिया गया है? तो यह एक जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंड्याको। इसी को जो है यह नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार है दक्षिण कोरिया की किस दक्षिण कोरिया लेखिका को प्रदान किया गया है? यह एक दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। इनका नाम आपको बताना है जिन्हें 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है हान कांग, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये दक्षिण कोरिया की एक लेखिका हैं जिनको साल 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। यह जो नदी है नर्मदा नदी यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। भ्रंश घाटी प्रवाह करती है यह नर्मदा नदी। यह किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है यह नर्मदा नदी और यह जाकर अरब सागर में गिरती है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह जो नदी इसकी खासियत क्या है कि यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि यह अपने मुहाने पर
एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी यह किस नदी पर बनाई गई थी? आप याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी यह दामोदर रिवर पर, दामोदर नदी पर बनाई गई थी और इसका क्या नाम था? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इस परियोजना का नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आगामी यानी कि 2025 का जो महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसके लिए किसके द्वारा लोगो, वेबसाइट और ऐप का अनावरण किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। जो साल 2025 का महाकुंभ होने वाला है इसके लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप का जो अनावरण है किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो अनावरण है इसके लोगो, वेबसाइट और ऐप का यह किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2025 का जो महाकुंभ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ओसाका को। आप याद रखिएगा, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं आपसे पूछा जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आपका स्कॉटलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, उत्तरी आयरलैंड भी आता है और इसके अलावा इंग्लैंड भी आता है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ये सभी मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका होने वाला है सिकंदर लोदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर को बसाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बिहू जो है निम्नलिखित में से कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? बिहू के बारे में आपसे पूछा गया कि यह किस राज्य का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? असम का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यह कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के मध्य भी शेयर कर दीजिएगा जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? सुभाष चंद्र बोस। आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले जो है मतलब राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 17 अक्टूबर 2024 को
हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यानी कि हाल ही में अक्टूबर के महीने में हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? नायब सिंह सैनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी को किसने अधनंगा फकीर कहा था? बेहतरीन प्रश्न है। महात्मा गांधी को किसने अधनंगा फकीर कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी का जो जन्म है किस वर्ष में हुआ था आपसे पूछा गया है। महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 को। आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान है, कहाँ पर? तो गुजरात में, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तथा महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कितने वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो कुल 10 वर्षों के अंतराल पर जो है राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि भारत में पहली बार जो नियमित जनगणना थी यह किस वर्ष में की गई थी? इसका आप सभी को जवाब देना है कि भारत में पहली बार जो नियमित जनगणना थी यह किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी? इसका जवाब आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा यानी कि मिट्टी कौन सी होती है? धान की खेती की यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है धान की खेती के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी दोमट मिट्टी, यह जो है जो है धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, नेशनल साइंस डे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष 28 फरवरी का जो दिन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी यानी कि 28 फरवरी का दिन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे की यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है जिसको भारत में हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 29 अगस्त। आप याद रखिएगा, 29 अगस्त को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 8 से लेके 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है भारत के किस शहर में किया जाएगा? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में। यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह क्यों मनाया जाता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये डेट आप याद कर लीजिए, 9 जनवरी 1915। इसी दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। तो इसी दिन को हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसी कारण से हम जो 9 जनवरी का दिन होता है उसको भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 अक्टूबर 2024 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बीटिंग द रिट्रीट ये का संबंध किससे है। यहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट की बात हो रही है कि इसका संबंध किससे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस के समारोह से रिलेटेड यह बीटिंग द रिट्रीट है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो गणतंत्र दिवस से यह संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो दिल्ली चलो का नारा था यह किस वर्ष में दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1943 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है सही दिया गया है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप याद रखिएगा, इसमें से आपसे पूछा क्या गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, लोहा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में जो है इसमें जंग लग जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्लस नमी के कारण जो है लोहे पर जंग लगता है और यह जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम की यहाँ पे बात हो रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स नामक जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया है सही दिया गया है। वहीं विटामिन बी की कमी से आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हाल ही में जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट की गई है, इसके अंतर्गत कितने यूनिट बिजली जो है प्रत्येक घरों को मुफ्त मिलेगी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस योजना के तहत प्रति जो है यूनिट जो है 300 यूनिट प्रति माह जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। आप इसे याद रखिएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की इसमें बात करी गई है प्रति माह। तो आप याद रखिएगा, 300 यूनिट प्रति माह बिजली इस योजना के तहत प्रत्येक घर को मुफ्त मिलेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना का क्या नाम है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 300 यूनिट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसकी उक्ति है आपसे पूछा जा रहा है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज तो यह किसकी उक्ति है, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह उक्ति है। यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ अवस्थित है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की लोकेशन आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, मैसूर में यह मिलेगा आपको केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि इसके अलावा ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। इनको जो है इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनकी रचना कौन सी थी, तो गीतांजलि के लिए। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में
सुभाष चंद्र बोस को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भी थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है भारत की किस भाषा को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एयू जो है, एयू किस तत्व का प्रतीक है? एयू जो है किस तत्व का प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सोना का प्रतीक है। सोना का प्रतीक है, यानी कि गोल्ड का प्रतीक होता है एयू। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1973 में इंदिरा गांधी की समय सरकार थी, तो इन्हीं के समय जो है, इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? मणिपुर में यह आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है? बीसीसीआई, तो आप याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2001 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2001। भरतनाट्यम जो है नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है यह संबंधित है तमिलनाडु से, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं केरल में भी दो इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? तो एक आपका कथकली हो गया, कथकली हो गया, और एक हो गया आपका मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टम, अट्टम बोलते हैं इसको। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल से संबंधित है। वहीं उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम बोलते हैं कथक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कथक जो इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नुआखई जो है किस राज्य का इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, फेस्टिवल है? नुआखई की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? यह उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है नुआखई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, वह कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40, यानी कि अनुच्छेद 40 का जो संबंध है यह ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। यह किस चीज़ की बात करता है? तो आर्टिकल जो 40 है यह ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, आर्टिकल 40। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हीं के अंतर्गत आता है यह आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
आई होप यह प्रैक्टिस सेट आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।